क्योंकि दिल्ली की ही क्लास 400 500 घंटे की होने लगी है साल भर में। तो 500 घंटे के आसपास तो मैं दिल्ली में फिजिक्स वालों को पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। जो पढ़ाया है थोड़े वक्त के लिए देखो, क्योंकि आज थोड़ा पहले आ गया है तो क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पता है सर लेट आते हैं। मैं लेट नहीं आता, मैं यहीं रहता हूँ ऑफिस में ही। मैं आपके आने का वेट करता हूँ कि आ जाते हैं इन लोग, लेटेंसी वाले लोग। लेटेंसी मतलब देरी करने वाले लोग। और वो लेटेंसी वाला शब्द सीएस डिपार्टमेंट के रिपल कैरियर का न्यूमेरिकल है। समझ में आया। लेटेंसी मतलब विलंब, देरी करने वाले। तो लेटेंसी वाला शब्द आएगा हमारी क्लास में जब हम डिस्टल पढ़ेंगे, तो रिपल कैरियर में कह रहा है कि लॉन्गेस्ट लेटेंसी, वो आपने भी पूछा था मेरे को। ठीक है। हम्म। वो आईसी बैंगलोर के स्टूडेंट बैठे हैं, ट्रिपल आईटी के बैंगलोर के स्टूडेंट बैठे हैं। और कौन बचा, वीआईटी। जाके पूछ लो, वो बोल रहे थे सर काश रैंडम वेरिएबल हमें आप पढ़ाए होते हैं तो आज एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर्स में काम आता। जाओ बैठ। अगर किसी को लग रहा है ना डाउट, तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, उन लोग भी वहीं पे ही हैं ऑफिस में सर के साथ। तो सर कह रहे थे, मैंने तो बोला था इसको पहले पढ़ा, तो खुद एक साल लेट किया पढ़ाने में। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। सर का इतना फेथ है मेरे पे, मैं बता देता हूँ कि तू कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ा। आप अब ये भी मोटिवेट कर रहा है मेरे को। सर कह रहे तू एप्टी तू सब पढ़ा। ये उनका कॉन्फिडेंस है, फेथ है। तो पॉइंट ये है बेटा कि किसी के फेथ को कायम रखने के लिए ना बहुत एफर्ट देना पड़ता है। समझ में आया। तो वो तो सर का फेथ है मेरे पे, कि उनको पता है कि जो भी सब्जेक्ट ये हाथ पे लेगा बेस्ट करेगा। फिर सर ये भी कहते हैं यूं ही थोड़ी ना गया था तू आईटी, गया था ना तू आईटी वाला, हाँ हाँ सर, तो मैथ्स तो स्ट्रांग होगा ना तेरा। तो ऐसे करके वो मोटिवेट करते हैं मेरे को। ठीक है। कर्टन ठीक से लगा दो। तो मैं प्रैक्टिस के लिए वो बेसिक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो कि मेरे को पहले करा देना चाहिए था। सही है इतना। तो चलो स्टार्ट करें क्लास। 7 o'clock के आसपास मैं ऑफ कर दूंगा क्लास बेटा। ठीक है, लिखो। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। फिर से रिपीट कर देता हूं। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। क्या समझ में आया यहां तक। हाँ, 3 बार कॉइन को टॉस करेगा, उसमें गेम खेल रहा है। तो गेम खेलने का मतलब गैम्बलिंग ही है वहां पे। समझ में आया। फुल स्टॉप। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 या ₹2। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 by the organizer of the game. By the organizer of the game. ठीक है। फॉर ईच हेड, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। आगे लिखो, एंड फॉर ईच टेल। एंड फॉर ईच टेल he has to give he has to give ₹1.50, मतलब ₹1.50। he has to give ₹1.50, ₹1.50 मतलब ऐसे, टू द ऑर्गेनाइजर। साफ शब्दों में कहा जाए तो हेड आएगा तो ₹2 मिलेंगे, और टेल आएगा तो ₹1.50 आपको देना है। सही है इतना। हम्म।
देखो इसको मैं कॉमनली ऐसे यूं ही एक बात कर रहा हूँ, मॉरल बता रहा हूँ मैं। देखो ये हाई लेवल का है, इस न्यूमेरिकल से रिलेट मत करना। ये न्यूमेरिकल अगर आप देख के लगेगा यार अच्छा, तो मतलब अगर मैं हेड लेकर आऊंगा तो 2 रुपया मिलेगा, और टेल आया तो 1.5 रुपया मुझे देना पड़ेगा। ऐसे कॉमन मैन की तरह सोचो तो लगेगा यार जीत मैं ही जीतूंगा इसमें तो, क्योंकि 2 रुपए है। अमाउंट बढ़ा देते हैं उसको, 2 की जगह 4 रुपए कर देते हैं, और उसको 1.5 की जगह पे 1 रुपए कर देते हैं। हमें कॉमनली क्या लगेगा? बट याद रख लेना बेटा, वो एक लोग को नहीं खिला रहा है। ये छोटा एग्जाम्पल है, ड्रीम 11, ठीक है, नहीं जीत पाओगे उसमें। अगर आपके पूरे कलीग में, मैं इमेजिन करो मेरे जैसे रिलेटिव सब, मेरे भाई बहन चाचा चाची सब लोग खेल रहे हैं, और हम सब मिलाकर 1 लाख लोग हैं, तो भी हारोगे। एंड उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो एंट्रोपी का कंसेप्ट है, ठीक है। अर्थ कितना भी कुछ कर ले, अगर अर्थ रुक गया तो सन पे ही जाके फॉल डाउन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वही वो कंसेप्ट है। आप कितना भी, जितना ये क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं हम, ये सबको क्या बोलते हैं? ये जुआ वाले गेम को क्या बोलते हैं हम एक साथ? ऑनलाइन गेमिंग, क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बेटिंग, हाँ। उसमें हारना तय है। आप लोग क्या करते हो, कहीं इंडिया में कोई एक प्रोबेबल केस होगा, वो जीत जाता है और हमें उससे इंस्पिरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो उसका जो पूरा जो गेम डिफाइंड है ना, वो इसीलिए डिफाइंड है कि लोगों को लगता है कि मैं जीतूंगा हर अटेम्प्ट में, लेकिन होता वो फेलियर ही है। सही है इतना? और इसमें ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी फंस गए हैं इसमें। सही है इतना? मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो थोड़े नेगेटिव न्यूज है। वो हमारे दिल्ली के ऑफिस में एक सर हैं जो काम किया करते थे, 60 लाख रुपए हार चुके थे। 60 लाख, वैसे ही। समझ में आया? वो याद है आपको, एक बहुत छोटे हो गए आप लोग तो, एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था चाइना का, रशिया का था, माई मिस्टेक, है ना, रशिया का कुछ याद है? तो वो भी था ना माइंड गेम। वैसे ही होता है बेटा। तो ना भाई, ये न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते मुझे आपको लगा कि एक मैसेज दे देता हूं मैं। लग रहा है लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क ही करना है। तो लिखो आगे, कंटिन्यू करो। ही हैज टू गिव रुपीज 1.50 टू द ऑर्गेनाइजर, ठीक है, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन, let capital X denotes the amount gained or lost by the person. Let capital X denotes the amount gained or lost by the person. Full stop. So that capital X is a random variable. So that capital X is a random variable. Show that capital X is a random variable and exhibits it as a function. Sorry, exhibit it as a function. हाँ सही है। So that capital X is a random variable and exhibit it as a function on sample space. So that capital X is the random variable and exhibit it as a function on the sample space of the experiment, of the experiment। हो गया इतना? देखो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको मुझे पहले करा लेना था, ठीक है। इसको मुझे ना सेकंड क्लास में से पहले या फर्स्ट क्लास में ही इसको करा देना था, बट मेरे को लगा चलो अभी नहीं आए हैं बच्चे तो इसको करा देते हैं, प्रैक्टिस भी। ठीक है। कैपिटल एक्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है क्या? जल्दी कहिए। कैपिटल एक्स क्या है? एक तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? दुनिया में जितने भी रैंडम वेरिएबल है उनका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल है या स्मॉल है? ठीक है। और क्या कह रहा है? ये क्या बता रहा है? अमाउंट, वो उसके फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, गेन और लॉस्ट। कितने कॉइन को टॉस कर रहा है वो? तो एक्स, हम यहां से स्टार्ट करें,
हेड आया तो क्या हो रहा है, जीत रहा है। 2 इंटू नंबर ऑफ हेड्स, है ना, ऐसे ही होगा। कितना आ गया ये? 6 रुपी। नेक्स्ट, हेड, हेड, टेल। इसमें दो हेड सारे आ गए, जितने भी दो हेड वाले केस है सारे आ गए। अरे हाँ ना। तो इसको शफल करने से क्या मतलब है, 3 बार में से 2 बार हेड आया, मतलब 2 बार वो जीता तो 2 इंटू 2 रुपीज मिला, और एक बार वो हार गया तो -1.5 हो गया। तो मैं वैसे ही लिखता हूँ कि जैसे मैंने आपको समझाया, कितना रुपया मिल रहा है उसको हेड आने से, और एक टेल की वजह से उसने इतना रुपए, 1.50, ठीक है। बताओ कितना आ रही है? 4 - 1.5 इज 2.5 रुपी। ये हो गया। नेक्स्ट वन, हेड, डबल टी, यही हुआ ना। 3 हेड, 2 हेड, सिंगल हेड, और इसका 0 हेड। आगे बताओ। तो 2 इंटू 1 हेड माइनस ऑफ 1.5, कितना आ गया? 2 - 1.50, 0.5 हो गया ना। तो भाई 2 - 1.5 कितना आएगा? क्या हुआ? अच्छा, माई मिस्टेक, ओके। 2 इंटू 1.5 मतलब 2 - 3, -1। तो माइनस आने का मतलब लॉस हो रहा है। लास्ट बता दो, ट्रिपल टी, तो गेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो -1.5 इंटू 3 टाइम्स टेल, है ना। तो 1.50 लिखना था, इंटू 3 कितना हो गया? -4.5, परफेक्ट। यहीं पे पूछा हुआ है आपको, एक्स की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्या क्या है? रियल वैल्यूज यही तो था। तो रूपी नहीं लिख रहा हूं मैं, रूपी को छोड़कर बाकी सब लिख दे रहा हूं। 6। नेक्स्ट वन, 2.5, -1, लास्ट एलिमेंटस। सैंपल स्पेस की सारी सैंपल पॉइंट्स को कंसिडर किया। 8 सैंपल पॉइंट था, कंसिडर नहीं है इसमें। ये तो एक ही है, ये भी एक ही है, लेकिन ये तो कितना है? 3, और ये हो गया इतना। वही आंसर है, वही पूछा आपको। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज अ रैंडम वेरिएबल। इतना लिखा आपने, लिखो आगे। x is a function on the sample space whose range is given। इसी के नीचे लिखना है यहाँ पे, x, वही कैपिटल X, is a function on the sample space whose range is।
x is a function on the sample space whose रेंज बताओ, -4.5 से लेकर 5 तक। हो गया इतना? अच्छा हाँ, -4.5 से लेकर 6 तक, यार दिख तो रहा है ना? x is a function on the sample space whose range is this। क्या हुआ? लोअर लिमिट क्या है बेटा? -1 नहीं होगा। रेंज बोल रहा है ना? सबसे लोअर वैल्यू क्या है? और हायर वैल्यू? हाँ तो सही तो है, -4.5 से लेकर 6 तक। ये हो गया। लिखो डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लिखो, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। बेटा ये रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भले ओम्स लॉ आए ना आए, ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है? A random variable is a real valued function whose domain whose domain is the sample space of a random experiment. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random variable. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. ठीक है? आने वाले टाइम पे डेफिनेशंस को और मॉडिफाई करूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में ही सफिशिएंट एंड इनफ है। अब पढ़ो इसको। जितना पीछे जितना भी एग्जाम्पल हमने किया है, मैंने बार बार कहा था ना बेटा कि वो रियल वैल्यू फंक्शन है, जिसमें सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट के लिए एक अलग वैल्यू डिफाइंड है। नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट था। हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे सैंपल पॉइंट के लिए वैल्यू असाइन की गई है जो कि रियल वैल्यू है। लास्ट में रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट के लिए हर एक रियल वैल्यू असाइन की गई है। अब सही है? ठीक है। वो कल जो हम लोगों ने जो कुछ शब्द पढ़े थे, वो क्या क्या पढ़े थे बताओ? उस शब्द को डिफाइन नहीं किया था, है ना? अच्छी बात है। कल क्या क्या वर्ड्स आए था बताओ? एक तो ये आया था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, कहो आगे। डेंसिटी फंक्शन। ऐसे और भी वर्ड्स आएंगे, लेकिन याद रख लेना, जब वो वर्ड्स आएगा ना तो समझ जाना, जैसे मार्जिनल डेंसिटी कभी मैंने यूज किया, तो समझ जाना अब सिलेबस खत्म होने वाला है। पहले ही सब कुछ बता के रखता हूं मैं, क्लियर इतना? और अगर वो गेट एग्जाम वहां तक गया तो समझ जाना कि वो बहुत गेट के सिलेबस के बाहर की तरफ जा रहा है, मार्जिनल डेंसिटी वाला वर्ड अगर यूज करता है तो। अभी क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में मैंने बताया था, कुछ भी हो जाए, एरिया, वो छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये पढ़ाया था मैंने। हो गया था? छोटा एफ है बड़ा एफ है? छोटा एफ है ना? हाँ, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पूछ के आपसे, रिवर्स वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, क्रॉस वेरीफाई। छोटा एफ है बड़ा एफ है?
ये कैपिटल एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। तो उसका ग्राफ होगा, आपको पता होगा, है ना? नहीं पता होगा ग्राफ क्या? ग्राफ नहीं बनाया था लाइन लाइन ऐसे करके? कोई बड़ी लाइन, एक बड़ी हाइट की, छोटी हाइट की, पढ़ाया तो था। और एक्स वो वैल्यू है जिस पे आपका इंटरेस्ट है। तो फिक्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कि बताओ किस जगह पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्लियर हो गया ये? और सुनते जाओ, लिखने का पूरा मौका दूंगा। ठीक है, 10 क्लास में नहीं खत्म होगा तो 12 में खत्म कर लेंगे, 12 में नहीं खत्म होगा तो 14 में खत्म कर लेंगे। वो थोड़ी ना मेरे को नहीं 4 घंटे में ही खत्म करना है। समझ में आया? और हमने, ये कंटिन्यूअस केस है बेटा, और हमने ऐसा पढ़ा है। अरे सॉरी, समेशन क्यों लगा रहा हूं, वो तो बाद में लगाऊंगा मैं। हमने ऐसा पढ़ा है, एक्सआई हो जाएगा वो। सही है इतना? क्या है ये अगेन? बट ये डिस्क्रीट डोमेन पे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ ही वाला वर्ड यूज करेंगे, कितने बार लिखोगे यार, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत दिक्कत हो जाएगा। इतना सही है? सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसमें रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन नहीं किया है। अगर लग रहा है आपको तो ऐसे कर लेना, और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हो गया? नेक्स्ट। अब वो बताओ जो मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से ले लेते हैं, 1 to n पी ऑफ एक्स। क्योंकि इसको कंट्रोल कौन करेगा? आई करेगा। कितना आया है? एक एग्जाम्पल बता देता हूं। दो कॉइन टॉस कर रहा था, दो कॉइन नहीं, दो डाई को रोल कर रहा था। 2 आए, 3 आए, 4 आए, 12 आए, डॉट डॉट डॉट, सब आया था वेरिएबल। सबको ऐड करने से क्या आया था? एस को भी सॉल्व किया था। एक एस आई, नहीं सॉरी, 0 एस आई, 1 एस आई, 2 एस आई, और कुछ था। और तो भी कुछ ना कुछ किया होगा ना। कई सारे क्वेश्चंस किए थे, दो एग्जाम्पल तो याद आ गया। कॉइन वाला, हेड टेल वाला, फिर 3 कॉइन वाला भी किया था, और 4 कॉइन वाला भी किया था। 4 कॉइन वाले के लिए स्टेयर केस वे फॉर्म बनाया था, सीढ़ियां चढ़ रहे थे हम लोग। अलग अलग स्टेप साइज था। मैंने कहा था सेम भी हो सकता है। हर केस में सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो। क्या दिख रहा है आपको? अरे बताओ ना। सो नेक्स्ट वन, उसका कंटिन्यूअस डोमेन। ऊपर वाला कौन सा डोमेन है? डिस्क्रीट डोमेन। नीचे वाला कौन सा डोमेन है? कंटिन्यूअस डोमेन। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखने का मतलब एरिया अंडर कर्व। तो सर इसको लिखें या उसको लिखें, कुछ बुक्स में उसको ही दोनों जगह लिखा है ताकि वेरिएबल का मिसमैच ना हो जाए। तो आप इसको यूज करो, इसको यूज करो, मतलब नहीं है, बट मेरी हैबिट उसको लेकर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इनटू क्या? अब ये कितना इंपॉर्टेंट जानते हो? गेट एग्जाम पे मान लेता हूं मैं 100 न्यूमेरिकल है, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, उनमें भी है थोड़ा रैंडम वेरिएबल। अगर 100 क्वेश्चन निकालोगे ना तो 60 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। इतना बता रहा हूं, और मैं आगे पीछे नहीं चल एग्जेजरेट करके बताता हूं मैं। 30 मार्क हाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर इसका डायरेक्ट यूसेज नहीं गिवन है तो पता है इनडायरेक्टली यूज करोगे आप। एरिया ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज व्हाट? 1। हो गया? लिखो इसको। इस बार भी सीएस में एक न्यूमेरिकल था, ये इसको लगाओ, एरिया खत्म करो 1। सॉल्व कर लिया लोगों ने, जो भी मेरे से पढ़ा था। खत्म। और कैलकुलस जो है सीएस डिपार्टमेंट में, उसकी वजह यही है। मैंने एक स्टेटमेंट कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, कि ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम समझ लो कम्युनिकेशन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं।
हो गया इतना। यहाँ पे आप रिमार्क या कमेंट लिख लो। एरिया ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज यूनिटी। बस इतना सफिशिएंट है, एरिया ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज यूनिटी, और समेशन ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज यूनिटी। हो गया इतना। आगे लिखो। क्यूमुलेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अब बार बार पूरा मत लिखो, इंस्टेड ड्राइव सीडीएफ। तो सीडीएफ छोटा लिखे बड़ा लिखे, पीडीएफ तो छोटा लिख दिया था, तो ठीक है, छोटा ही लिख लेते हैं हम लोग इसको, सी डी एफ। तो डिस्क्रीट डोमेन पे लिखूंगा नहीं, मैं कंटिन्यूस डोमेन पे लिखूंगा, क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन में तो कर दिया था हम लोगों ने, ऐड करते जा रहे थे हम लोग। क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। गुड। ये कल की भी क्लास में लिखा गया था, एफ एक्स ऑफ एक्स। बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से, लिखने का वक्त दिया जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी टू, नहीं, मैं फिजिक्स वालों को बहुत पढ़ाया हूँ, मतलब जितने इंजीनियर्स लोग को पढ़ाया हूं ना अपनी जिंदगी में, उससे ज्यादा ही मैंने फिजिक्स वालों की क्लास ली है। जब मैं दिल्ली में था तो मेरा काम था सिक्स फिक्स 6 घंटे हर दिन क्लास लेना है, ठीक है, फिजिक्स वालों को पढ़ाना है। तो वो कितना भी मैथ्स पढ़ लेते थे, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं उन लोग, जैसे हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, तो उन लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। उनको लगता था इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व सेम है, बल्कि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, बेसिक्स बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एरिया अंडर कर्व एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये देखो, लोअर लिमिट क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ईटी एनटी वालों को नहीं पता, क्योंकि उनको तो सब पढ़ा दिया था। ठीक है, क्योंकि सिग्नल में तो बहुत काम आता है ना, पढ़ा तो दिया था बेटा ये सब। तो मुझे तो पूरी क्लास को ऐसा बताना है कि नहीं नहीं मैं किसी को नहीं पढ़ाया हूँ, फ्रेश है, इमेजिन करो। नहीं तो फिर मैं ये कहूंगा देखो मैंने पढ़ाया, देखो मैंने पढ़ाया, तब तो हो गया किस्सा फिर उसके बाद। माइनस इन्फिनिटी टू क्या है, एक्स। अपर लिमिट के बारे में डिस्कशन करो पहले। ये खुद ही वेरिएबल है, समझ में आ रहा है। अपर लिमिट क्या है, अरे वेरिएबल नहीं है एक्स। देखो ध्यान से, इसका छोटे रूप में बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी, एक्स लेना है टी लेना है, टी ले लेते हैं, क्योंकि हमें हमें हैबिट, ईटीसी वालों का हैबिट टाइम का रेस्पेक्ट में सिग्नल की वजह से होता है। बट ठीक है, ये ले लेता हूं मैं ऐसे, अभी चलेगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं कहूंगा ऐसे, एफ ऑफ टी इंटू क्या, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू नाउ। अच्छा वैल्यू पुट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी। हाँ कितना आता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हो गया, क्योंकि भाई जितने लोग प्लस सी कह रहे हैं अच्छी बात है बेटा, प्लस सी आएगा, फाइन। आगे देखो, उसी को वापस इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा था मैं। और दूसरा अगर आप देखोगे तो वह ऐसा है, 0 टू टी, नाउ एफ टी डी टी इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0 टू टी, यहां पे टी इंटू, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को यहां पे एरर दिखाई देगा जो मेरे से पढ़ा हुआ है, एफ टाउ डी टाउ। मैंने कहा था डमी वेरिएबल चेंज कर देते हो, बट अभी मत आना, नहीं तो फिर तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, जो कहीं से भी पढ़ा होगा फिर।
तो अभी उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने उन लोग को समझाया था बार बार, ये टाउ डी टाउ होता है ताकि वेरिएबल सेपरेट कर पाए, अपर लिमिट पुट कर पाए, बट अभी ये ऐसे ही रहने दो इसको। आप जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ो। अब इंटीग्रेशन बताओ। जल्दी। t² बाई 2 हो गया। अब अपर लिमिट पुट करो। वही मैं बता रहा हूँ, t² बाई 2 डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, t² बाई 2 लिखा है, फिर अपर लिमिट रखा है, लोअर लिमिट रखा है, प्लस। अब कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? अब नहीं आएगा। हो गया। तो ये एरिया अंडर कर्व है कि ये एरिया अंडर कर्व है, या तो वेट करो अभी और थोड़ा। थर्ड वाला भी केस देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 या 0 to 4, दिस इज नाउ t into dt। कितना आ गया ये? t² बाई 2। आगे, या -4 to 4, जो भी लेना है आपको, -4 to 4 ले लेते तो फिर ऑड फंक्शन है क्या? हाँ, तो जीरो आ जाता फिर। तो ठीक है, अभी तो इसको चेंज कर लेते हैं, और चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या है, जीरो बिकॉज एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, जितना कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इसको -2 कर लेते हैं, चलेगा अभी? अपर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट बताओ। इससे कोई एक रियल वैल्यू आएगी। आपको बताना है इन तीनों में एरिया कौन सा है। सिर्फ लास्ट वाला एरिया है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो भी फाइनाइट है। और अगर एक्सट्रीम एटर्निटी पे चले जाओगे तो -∞ to ∞, कहां गया पीछे, -∞ to ∞ दिख रहा है, तो वो एरिया अंडर कर्व है। फाइन। ये क्या है, 0 to t, ये इंटीग्रेशन है। और ये जो है ना, इसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन खत्म, जीरो। और मैं नहीं कह रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है। समझ में आया? तो रियल लाइफ पे एप्लीकेशन या तो एरिया बेस्ड है, या तो ग्राफिकल बिहेवियर की रियल लाइफ में इंटीग्रेशन का बिहेवियर क्या है वैसा। ठीक है। अगर मुझे कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं क्या लिखता हूं, sin x + c। ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन अगर साइन आ रहा है, तो इसमें से इसको यूज कर रहे हो या इसको यूज कर रहे हो? फर्स्ट वाले को। तो उसमें कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और अगर कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो यहां पे लिखो 0 to t sin t into dt एंड फुल स्टॉप, या cos t into dt, अगर कांस्टेंट नहीं चाहिए तो। हो गया। तो पहले वाले इंटीग्रेशन का नाम बताओ, क्या कहते हैं इसको? इनडेफिनेट। हम्म। ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल है। और ये वाला भी एज वेल। उसमें ना एक और अच्छा नाम दिया हुआ है, अगर आप अच्छे ऑथर की बुक पढ़ोगे तो, है ना। कई बार जैसे हमारा कोई लिमिट है, इमेजिन करो ये, उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस सुन के छोड़ देना, कहाँ गया, कहीं लिखा नहीं है क्या? हाँ हाँ, ये लिखा है, -∞ to। तो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल नाम यूज किया है, शायद एनसीईआरटी में भी यूज किया है, बट इतना नहीं जानना है अभी, सिर्फ इतना जानना है कि एरिया क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। अब एग्जाम्पल से समझो, फिर आराम से लिखना। देखें अभी। अरे बोलो ना। एग्जाम्पल से समझो कि एरिया क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। दोनों अलग अलग है, लेकिन उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है साथ साथ। ये ले लें अभी। यही करते हैं। वेट। क्या है ये ग्राफ बताओ? f(t) है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? t। हम्म। पेशेंस लेवल चाहिए। हो गया था।
येलो कलर के ग्राफ का इमेजिन करो, स्लोप हमारे पास 45 ले लेते हैं हम लोग, ये थीटा, नाउ थीटा इज गिवन बाई 45, मतलब स्लोप कितना हो जा रहा है? अरे 10 45, टेंजेंट 45 डिग्री कितना आ गया? ये तो कोई इंसान नहीं भूलता, बचपन में पता है ऐसे पत्थर फेंकते तो 45 डिग्री ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, वो सब तो सबको पता ही है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म बताओ। एफ ऑफ टी इज सिंपली टी बिकॉज नो एनी इंटरसेप्ट। हो गया। हम्म। तो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अगर मैं कहूंगा इंटीग्रेट करो, तो आप लिखोगे एफ ऑफ टी इंटू डी टी, 0 टू टी। हो गया। तो आंसर आएगा ऐसे, जैसे उधर बढ़ता जा रहा है तो ये पैराबोलिक वे में चेंज हो रहा है। हो गया, ज्यादा पैराबोलिक बन गया कुछ। अब सही है, ये पता है। अब एरिया निकालने की बात अगर करोगे तो कहां से कहां तक एरिया निकाले? 0 से कोई वैल्यू बता दो जल्दी। 10 ले ले। सर इन्फिनिटी तक लो तो डाइवर्जेंट ग्राफ है, डाइवर्जेंट मतलब बचपन में पढ़ा होगा। इसके इस पूरे ग्राफ का एरिया बताते जाओ, कवर्ड इन्फिनिटी जा रहा है ना? इसीलिए टाइम कहां तक मार्क कर दिया। तो अब आपका लिमिट हो जाएगा 0 टू 10, अच्छी बात है। और एफ ऑफ टी इंटू डी टी, नाउ दैट इज सेम एज 0 टू 10। हाउ अबाउट एफ ऑफ टी इज वैल्यू मैथमेटिकली गिवन बाई टी इंटू डी टी, गिवन बाई टी स्क्वायर बाई 2। मतलब नहीं है कांस्टेंट, 2 तो बाहर आ गया, फिर 100 मतलब 10, और ये 0 कितना आ गया? 50। पूरा बोलो। एक्सीलेंट। यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट है ना? ये एरिया है, वो क्या है? उधर उधर ग्रीन, ग्रीन क्या है? इंटीग्रेशन, तो उसको इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे हम लोग? एफ प्राइम तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन, तो ऐसे लिख दे रहा हूं इसको। अब सही है। एरिया देखो कैसे आ रहा है, कितना अंतर है दोनों के आंसर में। कौन सा ग्राफ? अरे भाई, एफ ऑफ टी की वैल्यू बताओ। चलो आप ही बताओ एफ ऑफ टी कितना है, इंटीग्रेट करो भाई। अपर लिमिट रखो, आप जानते हो अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो पैराबोलिक आ रहा है। क्या आ रहा है ये? वो इंटीग्रेशन है, वो देखो उधर, और ये एरिया है, कितना फासला है दोनों में। एरिया निकालने के बाद आज तक आपका एरिया कब ऐसा आया कि 32 पाई टी स्क्वायर एरिया आ रहा है? ठीक है, तो फिर वो जो एरिया है ना, वो फिर ऐसा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग एरिया है। हमने आज तक किसी भी का एरिया निकाला, एग्जाम्पल के लिए सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, एरिया निकाला होगा। तो पैराबोला का आप क्या करते हो पता है? एक लेटस रेक्टम तक वो निकालते हो एरिया, जनरली जो देखा गया है। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है वो छोड़ो, मुझे ये बताओ एरिया ऑफ सर्कल आता कितना है? ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है? और इंटीग्रेट करने से बिहेवियर बता रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल और समझाता हूं मैं, और बोर्ड पे देखना आपको। आप टेंशन मत लो, इंडिया में, यहाँ इंडिया में सारे टीचर लोग कंफ्यूज्ड है, उनको लगता है एरिया और इंटीग्रेशन बराबर है। सही है, तो इतना प्रेशर मत लो, अरे यार हम ही को नहीं आ रहा है क्या? आई 18 लोगों को भी नहीं आ रहा है, टीचर है उन लोग, स्टूडेंट लोग तो फिर दूर की बात है बेचारे, उन लोग की तो क्या ही गलती है। देखो ध्यान से एक बार, इसको लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये आगे मुझे लेना भी पड़ेगा, और ये लिया भी है कैलकुलस में, चेक करना तो। कैलकुलस में लिया है इसको। हो गया इतना, देखो बोर्ड पे।
वैल्यू लेकर करें या डायरेक्टली? वैल्यू लेकर करें, माइनस ऑफ ए टू ए, सिमेट्रिकल मान लो। ऊपर का विड्थ बताओ। मान लो ये पीडीएफ है, ठीक है। विड्थ बताओ। मान लो ये पीडीएफ है, दिख तो रहा है पीडीएफ, लिखा ही है जानबूझ के पीडीएफ, ताकि एग्जाम्पल लेकर समझे, मजा आ जाएगा। माइनस ए टू ए, विड्थ बताओ। हाइट बताओ। गधो। साला इसलिए पढ़ाने का मन कई बार नहीं करता। एरिया इज इक्वल टू 1, क्योंकि पीडीएफ है। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये तो एक काम करता है, लेंथ इंटू हाइट कर लेते हैं। लेंथ इंटू हाइट। एक बार तो क्या हुआ था पता है, मैं बताता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा इसका एरिया निकालो। सर रुको रुको, ऐसे कर रहे थे। अरे भाई, आई नो इससे एरिया निकल जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस नाम का भी तो चीज होता है। यस, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और बताता हूँ, ये सब हुआ है क्लास में। सर रुको बताता हूँ इसको, -b से b तक पूरा इंटीग्रिटी कर डाल दूंगा मैं इसको ऐसे आज। या तो ये या तो मैं। तो फिर मैंने उसको बोला इसका एरिया निकालना। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? फिर एक स्टूडेंट, ये सब इंजीनियर्स है ना इन लोग, उसमें कुछ फिजिसिस्ट, बोल रहा है सर क्या बात कर रहे हो आप, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइसोलेस ट्रायंगल। तो मैंने क्या कहा था पता है, तू देख एक काम कर, तू अभी निकल जा ऑफिस से, दिल्ली की बात है, बोला बस बाद में आके बात करना। बोलता है दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तुम लोग भी उसी कैटेगरी के हो? अगर दुनिया में किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस और हाइट पता है तो निकाल लो। चलो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। क्या इसका लेंथ या विड्थ जो लेना है लो, हाइट ये, तो लेंथ इंटू हाइट बराबर कितना होगा बेटा? क्यों होगा ये 1? क्योंकि सर आपने अभी एग्जांपल लिया पीडीएफ का, पीडीएफ का एरिया कितना होता है? 10 बार बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं 10 बार। सर 20 बार बताओ। ओके, तो इसका लेंथ कितना है? एक्सेलेंट। तो एफ ऑफ एक्स मतलब हाइट, हाइट कितना आ गया? 1/, गेट एग्जाम के 5-6 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीएस वाले खोल के देख लेना। ईटीसी वाले आपको तो 20-25 क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि यहां तक ना पढ़ा तो रहे हैं सब लोग, बट पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर आपको ये पता है कि पीडीएफ का एरिया 1 है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाइट कितना आ गया अभी? ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम तो सिर्फ आपको बता रहे थे कि यू शुड बी वेरी मच फैमिलियर अबाउट द एरिया ऑफ पीडीएफ एज 1। एरिया निकालने के लिए ऐसे मत करो, अरे भाई मैं करूंगा -a to a, वो फंक्शन की वैल्यू जो भी है इंटू डी एक्स या डी टी। हो गया? क्या करना है इसको बताओ, एरिया निकालना है, निकल गया एरिया। 10 होता तो 10 निकल जाता। एरिया मतलब इसको देखो, ये है इसका एरिया, सही है अभी? अरे जल्दी बताओ। अच्छा मेरे से एक एरर हो गया, वो एरर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एरर कर दिया भाई सर ने। वेट, कुछ नहीं एरर किया हूं मैं कोई एरर नहीं किया हूं, बस मैं इस येलो लाइन को ऐप का यूज करके बनाना चाहता हूं, ताकि मैं अपना हाथ ऐसे स्वाइप करूं तो मिटे ना। ये इसको एरर कह रहा हूं मैं, समझ में आ गया? क्या यूज कर रहे हैं हम? हम्म, वही ऐप, ऐप का यूज करके लाइन ड्रॉ करूंगा तो इरेजर से नहीं मिटेगा। और वही मैं चाह रहा था कि मेरा हाथ अगर लगे तो ये बिल्कुल भी ना मिटे। हो गया? इसको भी नहीं मिटाना है, तो इसके लिए कैसे लिखूं? उधर हो जाता था, यहाँ नहीं होगा। इस वाले ऐप में इधर पे ये तो फिर नहीं है, छोड़ो इसको, छोड़ दो। ओके, यहाँ पे लिख दें इसको, -a to a। एरिया बताओ? 1, क्यों? पीडीएफ है। तो विड्थ से हाइट निकल गया, क्योंकि एरिया 1 था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं पता है? ये करना है, -∞ टू एक्स। क्या होता है ये पढ़ाया है आपको, बताओ। ये एरिया नहीं है, इज द डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ। चेक करें, क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन इतना कराऊंगा कि आप बोले सब हो गया बस प्लीज। ये दिखाया था, क्या लिखा हुआ है पहले शब्दों में बताओ।
शब्दों में बताने का मतलब है मैथ्स लिखा गया है और उसको वर्ड्स के फॉर्मेट में कोड करो, तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ इज सीडीएफ। सही है इतना? इंटीग्रेशन का मतलब वही क्यूमुलेटिव वाला। तो क्या करें इसको? अरे बोलो ना। इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट देखो, ग्राफ चालू कहां से हो रहा है? वो -a टू। ए लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आप एरिया निकाल रहे हो, वो पीडीएफ का एरिया वन आएगा। तो क्यों निकालना, वो तो पता ही है मुझे। तो मैं लिख रहा हूं और एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला रटना चालू कर दो पीडीएफ का और सीडीएफ का। एफ एक्स एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है ये, कहां से कहां तक कांस्टेंट है? -(a)(2). तो -(a)(2) मत करना बेटा, क्योंकि आप निकाल रहे हो सीडीएफ। एफ ऑफ एक्स कितना है वैल्यू? 1/(इंटू) कांस्टेंट बाहर निकाला जाए, डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ, अपर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट बताओ। बेटा ईटीसी वाले कंफ्यूज मत होना ना सर, आपने वहां तो डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ करा था, उसको भूल जाना आप, वो सिग्नल में ही पढ़ाऊंगा मैं। रखो इसको, 1/(2)(a) एक्स प्लस, वाह, अरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो ट्रोल करूंगा मैं अभी। कह दो y = mx दिखाई दे रहा है, प्लस सी। मैंने उनको कितने बार कहा है पता है, मैं 800 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो भी एक लाइन फिक्स आपकी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह पे रहेगा। कौन सा? y = mx प्लस सी। तो अभी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं ना उसको, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आता है क्या? क्या नाम है इसका? कैसे पता चला ये सीडीएफ है? कैपिटल एफ को देखकर पता चला ये सीडीएफ है। एग्जाम पे फॉर्मेट बदलेगा नहीं। ऐसा लिख दिया मतलब क्या है, और अगर ऐसा लिख दिया मतलब क्या है, और अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या है? वेरी गुड। तो इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, छोड़ो। सीडीएफ को इंटीग्रेट कर चुके हो, इंटीग्रेट करने से आया कितना? तोड़ो इसको, प्लस, इज इट लाइक लुकिंग लाइक y = अब अपनी कैलकुलस की कॉपी में देखना, ये चालू किया था मैंने, पढ़ाया था। कैलकुलस की कॉपी में है। अरे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में तो पढ़ाया होगा ना स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अच्छा तो स्कूल, अच्छा मैं भूल गया। स्कूल में तो पढ़ाया ना भाई। इतना हो गया, जल्दी कहो। अब बस इसको प्लॉटिंग करनी है। अब उससे एक बात याद आ रहा है कि मैं खुद को चेक करता हूं कि मैंने कितना इनको पढ़ाया है। आपकी कैलकुलस की कॉपी में शायद तक 25 से लेकर 30 ग्राफ है। 25 से लेकर 30 ग्राफ है। जब उतने सारे ग्राफ को आप हैंडल कर लेते हो ना, तो ये ग्राफ को बनाना कोई टफ बात तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ग्राफ आ गया। हम्म। इंटरसेप्ट कितना है इसका, और स्लोप कितना है? ठीक है, ग्राफ बनाए। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ग्राफ चालू कहां से होगा? -a पे। ग्राफ स्टार्ट कहां पे होगा? -(a) पे। और खत्म कहां ओ पे होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, इसमें तो जरूरत नहीं है इसको, बाद में लिखना। बाद में लिखना बेटा। ये आपका मैथ्स वीक है इसलिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ा, अगर मैथ्स स्ट्रांग रहता तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता। ये आंसर है। ठीक है, इतना समझाता हूं मैं उसको। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे मान लो 5 है, इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 5x 2 है मान लो,
इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2t, इतना तो जानते हो ना। वेरी गुड। क्या ये कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। 1/2 है, तो 1/2a का इंटीग्रेशन बताओ। x/2 है, परफेक्ट, सेटिस्फाइड कर गया। तो x/2a एक लाइन है ना? x/2a लाइन नहीं है क्या? तो लाइन तो है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐप से बनाया था, वो क्यों बनाया था बताता हूं मैं। नहीं, अब ठीक है। हाँ, इमेजिन करो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता है सच में, मतलब अगर एंड्रॉयड यूज करते तो उसमें होता रेक्टेंगल। इमेजिन करो ये ऐसे एक रेक्टेंगल है। चलें आगे। बताओ क्या एरिया कैप्चर बढ़ रहा है अभी? मेरे इरेजर और इस रेक्टेंगल के बीच में अभी कितना एरिया है? इधर से स्टार्ट करता हूं, -∞ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आ रहा हूं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कवर हुआ है। और सेम वही है इधर भी। वो उधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। कुछ दिख रहा है इधर? कुछ भी नहीं। कहाँ दिख रहा है कुछ भी? कहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा है? ठीक है, चले, मजा आया। अब अब देखो, धीरे धीरे एरिया कवर्ड बढ़ता जा रहा है। ओके, बढ़ रहा है ना एरिया। और जो एरिया ऐड हो चुका है वो आगे वाले नए एरिया के साथ ऐड होता चलेगा। स्टेटमेंट कैन बी मोर बेटर। जो नया एरिया आगे ऐड करता जा रहा हो ना, वो पीछे के सारे एरिया के साथ ऐड हो रहा है। उसी का एक नाम दिया था मैंने कल की क्लास में, क्यूमुलेटिव। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हो गया। अब पूरा एरिया कवर हो गया। वैल्यू बताओ पूरा एरिया कवर करके। हो गया पूरा एरिया कवर। अब हम आगे चले गए। हो गया। तो आपका पूरा एरिया कवर यहीं तक हुआ होगा। दैट्स माई मिस्टेक, क्योंकि मेरे को ये ऐप और फास्ट हैंडल करना चाहिए था। देखो, पूरा एरिया कहाँ पे कवर हुआ पता है? ये पूरा एरिया जब कवर करके निकलते हो आप, तो कितना वैल्यू कवर किया था? सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है समझाते वक्त, क्योंकि मेरा पूरा फोकस वहां पे था। जब मैं ऐसे करके हाथ से इसको पूरा ड्रैग करके हाथ को लेके जाता हूं, तो जब मेरा हाथ यहां से बाहर निकलता है, कितना एरिया कवर कर चुका हूं? 1। और वो कितने पॉइंट पे ब्रेक किया मैंने, छोड़ा उसको? वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, बी स्मार्ट? यहां पे। और कितना एरिया कवर कर चुके हो आप? और कल की क्लास के मुताबिक मैंने कहा था, द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी अचीव्ड बाई अ सीडीएफ, द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी अचीव्ड बाई अ सीडीएफ, कुछ भी हो जाए, वो 1 से ऊपर। अगर ये याद रहेगा ना, तो गेट एग्जाम में और भी कई सारे क्वेश्चन बन जाओगे। बस टिक करना पड़ेगा आपको। अच्छा, 3 ग्राफ तो गलत है, क्योंकि सीडीएफ की एरिया, सीडीएफ का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया। हो गया। अब समझाता हूं मैं जिसको इतने देर तक समझा रहा था। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। क्योंकि वो पीडीएफ है तो 1 हो गया। अगर कोई और ग्राफ होता दुनिया का, तब मैं क्या करता? लेंथ इंटू विड्थ कर लेता। इलिप्स होता तो पाई ए बी कर लेता। सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर कर लेता। फाइन। ये एरिया है, वो देखो, वो इंटीग्रेशन है। मतलब जब आप एरिया निकालते हो तो ग्राफिकल चेंज बताओ उसमें। वो क्या है? एरिया। अब आया समझ में? तो इधर देखो, जब मेरा हाथ ऐसे ऐसे कवर करके एरिया कवर कर रहा है ना, तो इमेजिन करो यहां तक गया 1 यूनिट स्क्वायर, यहां तक गया 2 यूनिट स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके जा रहा हूं यूनिट स्क्वायर, कंसिडरिंग नॉट टू बी पीडीएफ। तो वो जो एरिया बढ़ता जा रहा है ना, वो स्ट्रिप के फॉर्मेट में ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि पीछे का एड ऑन होते जा रहा है। नहीं है समझ में अभी में? कैसे समझाएं और? ऐसे एरिया कवर करके निकला, तो वो ग्राफिकल बिहेवियर वैसा है उसका। हो गया। और इन जनरल अगर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एरिया ही निकालना होता, तो मैं करता लेंथ इनटू विड्थ। बट क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार एरिया का, जो एरिया आप कवर कर रहे हो उसका ग्राफिकल रेस्पॉन्स बनाना है। जो एरिया हम कवर कर रहे हैं उसका ग्राफिकल बिहेवियर या नेचर फाइंड आउट करना है। हो गया। और समझाता हूं मैं, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इंटू एक्स। तो देखो बिहेवियर दिखाई दे रहा है वो। फाइन। और एरिया अंडर कर में यही डिफरेंस है। अब हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। मेरे को कहां तक था मैं बताना एक बार, ये था, इसको समझा रहा था मैं।
एरिया एक फाइनाइट वैल्यू होगा। और जब आप एरिया ऐसे हाथ से कवर करते हो ना, आप लोग को याद है एरिया अंडर कर्व तो पढ़ाया नहीं क्या? सीएस में एरिया अंडर कर्व हुआ था? नहीं हुआ था कि एरिया अंडर कर्व सीएस में हुआ था ना, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर नहीं किया था क्या? कैलकुलस एक बार चेक करो। नहीं हुआ था क्या? ठीक है, तो चलो मैं करा दूंगा उसको। स्टार्ट राइटिंग दिस वन। लास्ट टॉपिक क्या हुआ था फिर सीएस डिपार्टमेंट में, कैलकुलस का? हाँ तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया मेरे को अभी। एरिया में लोअर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट होगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जीरो से लेकर टी तक लिखोगे, जीरो से लेकर एक्स तक लिखोगे। ऊपर का ऊपर का लिमिट क्या रखना है जब आपको इंटीग्रेट करना है तो? सुनो बेटा, सीधी सीधी सी बात बताओ। जब आपको इंटीग्रेट करना है तो ऊपर का लिमिट क्या रखना है? इंटीग्रेट करना है तो। और अगर एरिया अंडर कर्व निकालना है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है? और हर चीज को बहुत समझने की कोशिश मत करना। ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि धीरे धीरे लर्निंग बढ़ी जाएगी। आज से 10 दिन बाद जब रैंडम वेरिएबल खत्म होगा, 10 डेज मान के चल रहा हूं मैं, आज से 10 दिन बाद जब रैंडम वेरिएबल खत्म होगा तो आज का रैंडम वेरिएबल और लास्ट डे का रैंडम वेरिएबल में लर्निंग बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तो कुछ चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। इसका छोटा एग्जांपल बताऊं? आप फोर्थ या फिफ्थ क्लास के बच्चे को टेबल पूछो 12 का, वो रटा है या समझा है? और छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्लास 2 3 के तक। और आपने उस टेबल का रियल लाइफ एप्लीकेशन समझा है? वैसे ही है, कुछ जगह पे फॉर्मूले को एज इट इज पहले याद कर लो। ठीक है इतना? जब हम 12th क्लास में साइन और कॉस का 10 का लॉग कॉसेक एक्स जो भी है एक्स वाई जेड का इंटीग्रेशन पढ़ते थे, तो कोई 12th क्लास का बच्चा उस टाइम पे नहीं पूछता कि सर एप्लीकेशन बताओ, तो वो याद कर लेता है। अभी मुझे आप लोगों से उतनी ही उम्मीदें हैं कि बस याद कर लो एज इट इज। फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर दो। जब सिलेबस धीरे धीरे जाके खत्म हो जाएगा तो सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगा फिर आपको। लिखना हो गया? ट्रिपल आईटी से एक स्टूडेंट है सिद्धार्थ धुरंधर करके, शायद वो चला गया होगा अभी। वो कह रहा था ट्रिपल आईटी बैंगलोर में ईटीसी वालों का प्लेसमेंट सीएस वालों से बेहतर है। उसके शब्द है, मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अप डाउन तो चलता चलता ही रहता है। इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं हर बार ऐसा होगा, बट द सिनेरियो राइट नाउ इज द सेम वे, एज इफ लाइक द प्लेसमेंट ऑफ ईसी ब्रांच इज फार अहेड ऑफ सीएस डिपार्टमेंट, लाइक एवरेज पैकेज वाइज। ये हो गया? इसको बनाओ।
इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई टू, राइट? Integration of t is t square by 2, but area of t is up to the limit in which you are interested. लो बताओ, एरिया अंडर कर्व सिखाना पड़ता है भाई मुझे। हाँ लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को लास्ट में कन्विंस कर लेता हूँ, नर्सरी KG1 KG2 सीधे BIT फर्स्ट सेम। अभी हम तो गए थे आज, मतलब हम लोग कहाँ पे मिले थे? उधर, वो जितने लड़के थे ना उधर वाले, उन सबको आज नहीं तो कल आना है। जो भी मैथ्स लेगा वो CS पढ़ेगा, ETC पढ़ेगा। अगर मान लो MSc में भी गया तो पढ़ना तो मेरे को है, पढ़ाना तो मेरे को ही है उन लोगों को। अगर वो साइंस फील्ड कर रहा तो पढ़ाना तो मेरे को ही है, क्योंकि इधर उधर से पढ़ के आएगा, सब गलत रहेगा उसके बाद। लिखना हो गया होगा ना? चल सकते हैं आगे। एरिया का मतलब फिक्स वैल्यू आएगा, इसको नोट डाउन करो, इसको एस्ट्रिक मार्क कर लेना इस स्लाइड को। इसमें क्या क्या समझने वाली बात है, फटाफट बताओ। इसका एरिया कितना होगा, PDF है तो? इस PDF का इंटीग्रेशन क्या है? अरे PDF का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर आपने तो बताया नहीं, है ना? हाँ मेरी ही गलती है। इंटीग्रेशन ऑफ PDF इज व्हाट? तो मैथमेटिकली लिखा हो ना, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में खुद कर सकते हैं हम। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन, इसका CDF का डिफरेंशिएशन बताओ। ओके, फाइन इतना। मेरा मन ऐसा कर रहा है, मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर में जैसे मेरा मन कर रहा है ना, मेरे को लग रहा है मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने का मतलब समझ रहे हो? दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो, पूछ लेना फिजिक्स वालों से कि उन्हीं का सब्जेक्ट है वो। तो ना, उसका इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाऊँ ना थोड़ा थोड़ा, तो पता है वो वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये होता है PDF, जिसमें पता है कि इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उतना डेप्थ है उसका। तो वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर PDF आता है, उन लोग भी वही पढ़ते हैं। साई ऑफ एक्स इन स्पेस डोमेन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर PDF। तो अगेन सेम, PDF मतलब प्रोबेबिलिटी कितना, 1, सैंपल स्पेस। अब आगे चलते हैं, PDF का एरिया 1 हो गया, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो ना, और एरिया कितना है, और वो क्या है, ग्राफ। वो कह रहे हैं जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ग्राफिकल रेस्पॉन्स बना दो। हो गया। नेक्स्ट वन, कुछ हो जाए, जब आप ऐसे करके क्रॉस करके यहां तक जाते हो तो एरिया कितना आएगा? तो क्रॉस करके यहां तक गए, एरिया कितना आया? 1। और 1 के बाद ये ग्राफ कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जैसे मैं ऐसे करके यहां तक जाता हूं तो मेरा हाथ क्रॉस हो गया। इसके बाद अब बताओ, मेरा हाथ क्रॉस होने के बाद मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूं फर्दर? इतना एरिया कितना हो चुका था ऐड करने के बाद? आगे कुछ भी एरिया मत कर, 1 एरिया आने के बाद अब जितना भी मैं आगे जा रहा हूं तो मैं कितना फर्दर एरिया ऐड ऑन कर रहा हूं पुराने वाले एरिया में। इसलिए ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट। और कल भी आपका CDF बना था ऐसे सीढ़ियों के फॉर्मेट में, उस सीढ़ी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, दो तीन चीज फिक्स है। PDF का एरिया कितना होगा? ऐसा लाइन लाइन नहीं बनाया था, 5-6 लाइन, सॉरी 4 लाइन एंड 8 लाइन एंड फिर लास्ट में
जो भी लाइन बनाया था आप लोगों ने, कि कुछ कुछ कॉमन था। तो लाइंस बनाया था स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में, एरिया कितना आया था? 1। फिर स्टेयर केस वेव फॉर्म बनाया था, उसका एक्सट्रीम वैल्यू बताओ कितना है, उसका एक्सट्रीम वैल्यू बताओ। तो सीडीएफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, और पीडीएफ का एरिया कितना होगा? क्योंकि कवर करके यहां तक जब आप जाते हो ऐसे क्रॉस करके, तो आपका वन एरिया हो गया। उसके बाद वो ग्राफ कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि और फर्दर एरिया ऐड नहीं कर रहे हो आप। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सुन लो। इमेजिन करो इस करंट को अगर मैं कैपेसिटर से पास कर दूंगा तो वो उस कैपेसिटर का वोल्टेज है। हम्म, ठीक है। तो मैथ्स हर जगह है भाई, जितना बोर्ड पे लिखा है नोट करो इसको। ट्विंकल ट्विंकल बताओ आगे। कदो स्टार नेवर ट्विंकल्स पढ़ाया था आपको। तो पता है हेलो बच्चों में और मुझ में कितना अंतर है पता है? कि उन उन लोग सिखाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और जब आप आई गेट से पास आउट होते हैं तो आपको लगता है अच्छा जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रूव कर रहा है कि 13.8 बिलियन लाइट ईयर एगो है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये है, और हमारे यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की मास 10 to the power of 5 है, इतना फासला है। और उन लोग पढ़ाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और फिर ट्विंकल खन्ना फ्लॉप मूवी। ठीक है, बहुत अंतर है भाई, वो शॉर्टकट पढ़ाने में और पूरा पढ़ाने में। पूरा पढ़ाने में आपकी हालत खराब हो जाती है, और जब उस लेवल का आप पढ़ा चुके होते हो फिर गेट एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लास में कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली सब कुछ बन चुका होगा। स्टार मार्क क्या मतलब है वहां पे? स्टार मार्क का, ये तो जोक्स अपार्ट, अब बताओ स्टार मार्क का क्या मतलब है? सीडीएफ का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, किसी भी कंडीशन में सीडीएफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा चाहे कुछ हो जाए। हो गया था। हम्म। नहीं, उसमें उसका एरिया का मतलब नहीं बेटा, वो ग्राफिकल बिहेवियर है। पहली बात तो ये है, और दूसरा सीडीएफ में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। लिखा गया था। हम्म। ठीक है, नोट करके लिखो आप। सीडीएफ इज अ मोनोटोनिकली, सीडीएफ इज अ मोनोटोनिकली, छोटा सीडीएफ, सीडीएफ इज अ मोनोटोनिकली, सी डी एफ इज ऑलवेज, लिख लो आप, ऑलवेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन with maximum value of
CDF is monotonically a increasing function with a maximum value of 1। सुबह भी पढ़ाया था नेटवर्क में। मोनोटोनिकली का क्या मतलब है जानते हो? ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, घटेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। या तो जिंदगी भर बढ़ता रहे, ऑल टाइम के लिए बढ़ता रहे। ये ग्राफ कभी घटा क्या? डिक्रीज हो रहा है ये ग्राफ कभी भी? तब कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? अगर ये ग्राफ डिक्रीज होता रहता, ठीक है, अगर ये ग्राफ डिक्रीज होता, ऑलवेज डिक्रीज होता, और कभी डिक्रीज होने के बाद कभी नहीं बढ़ता, तब क्या यूज करते हैं वर्ड? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये ग्राफ कभी आपको घटता हुआ दिखाई दिया? कभी भी नहीं। फाइन। विद अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। इसको देखो, पीडीएफ का एरिया कितना है? 1। सीडीएफ चेक करो, कभी नेगेटिव ग्राफ बनेगा इसका? इसका भी कभी नेगेटिव ग्राफ नहीं बनेगा। मतलब ये ग्राफ कभी नीचे बना सकते हो? कैसे बन जाएगा नीचे? नीचे आने का मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो हमेशा ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर। ऑलवेज सीडीएफ का ग्राफ हो या पीडीएफ का ग्राफ हो, हमेशा कैसे बनेगा? ऊपर ही बनेगा। अभी एक शब्द बताया आपको, वो बताओ मुझे। मोनोटोनिकली, ठीक है। तो इमेजिन करो, एक सीडीएफ बना रहा हूं। सीडीएफ मतलब रिप्रेजेंटेशन बताओ क्विक। एफ, अगर ऐसा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये क्लियरली मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो कैपिटल एक्स होगा। ये क्या है? सीडीएफ हो गया। ग्राफ बना रहा हूं और मैं समझा रहा हूं कि शब्द क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। वो यहाँ पे जैसे थोड़ा दिख रहा है क्या? ये हो गया इतना। ये ग्राफ किस वैल्यू ऑफ एक्स में, या पूरे पूरे रेंज में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज में कभी घटता हुआ दिखाई दिया आपको? ठीक है, इतना। कभी भी घटता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। और अगर ये सीडीएफ की पहली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ भाई ग्राफ कभी भी, अरे कहो ना, कभी भी घटा ये ग्राफ, साथ साथ एक और क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, भाई तेरा ग्राफ बढ़े तो कितना भी बढ़ा बढ़ाता रहे, आई डोंट केयर, बट द मैक्सिमम वैल्यू विच इट इज गोइंग टू रीच इज 1। हो गया? बना लो इसको, ग्राफ को। एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिख लेना। एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ। बट वो सीडीएफ के फॉर्मेट में समझा दिया मैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है नहीं घटता हुआ, घटना नहीं चाहिए, तो क्या कहें? नॉन डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ना डायोड के डेरिवेशन के टाइम पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी काम आएगा। डायोड का डेरिवेशन जब पढ़ेंगे तब।
सेकंड वाला ग्राफ बताओ, वो पीडीएफ है, सॉरी वो सीडीएफ है या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, डिक्रीज हो रहा है। कभी भी ऐसा ग्राफ दिखाई देना कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो बोलना घटना नहीं चाहिए, तभी सीडीएफ होगा। लेकिन पीडीएफ के लिए नहीं। अगर इसी को मान लो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो बोल दो एरिया वन करो, खत्म करो यार। समझ में आया? अगर अगर जैसे इमेजिन करो, मैं यहां पे इसको हटाकर ये कर देता हूं, एफ एक्स एक्स, इधर का मैक्सिमम वैल्यू छोड़ो, अभी भूल जाओ। अगर इसको पीडीएफ बनाना ही है, तो एरिया कितना चाहिए इसका? बस खत्म हो गया इतना। बट हम किसका एग्जाम्पल देख रहे थे? सीडीएफ का। तो इट इज द इनवैलिड सीडीएफ। इनवैलिड सीडीएफ। हाँ, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता बेटा कभी भी, क्योंकि एरिया कवर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। एक बार एरिया कवर करना आपने चालू किया तो बढ़ता ही जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। सीडीएफ किसी भी कंडीशन में डिक्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे वाला एरिया पुराने सारे कैलकुलेटेड एरिया के पीछे ऐड ऑन होता जा रहा है। आप समझ रहे हो? सीडीएफ डिक्रीजिंग नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पीछे जितना आपने एरिया ऐड किया है, उसमें आगे का एरिया ऐड होता जाएगा, तो वैल्यू बढ़ेगा, चाहे आप 0.001 ही ऐड करो। सही है इतना? और याद रख लेना, ये कर्व और आएगा, बट उस टाइम पे स्क्यूनेस के फॉर्मेट में आएगा। स्क्यूनेस, मीन मीडियन मोड के फॉर्मेट में। ठीक है, इतना ही रखता हूं मैं। क्लास में एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आज ज्यादा, बट सीडीएफ पीडीएफ होता क्या है सिर्फ इतना ही बताया है। चेक करें एक बार। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है? तो ये रैंडम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि सैंपल स्पेस की हर एक वैल्यू को लिया है आपने, वहां पे देखो ना, बाकी भी तो इंक्लूडेड है ना, डबल हेड कैसे भी अरेंज करो। और सारी वैल्यू क्या आ रही है? रियल नंबर आ रही है। तो random variable is a real valued functions which picks each and every value from the sample space, and you have considered all the eight sample space in the different forms, and all the values are terminating towards a real number. That is the definition। एक डेफिनेशन पढ़ा है जो कि सूटेबल डेफिनेशन है। अगर कोई आईटी का प्रोफेसर पूछता है तो फिर वो ये भी कहेगा, अगर इंटरव्यू देते हो तब की बात है, वो हमारे टाइम पे इंटरव्यू बड़ा फ्रीक्वेंट हुआ करता था, तो वही बोलेगा चलो एग्जाम्पल बताओ रियल लाइफ पे रैंडम वेरिएबल। तो आप कॉइन वाला कह सकते थे, टू डाइस वाला कह सकते थे, डेक वाला कह सकते थे, यही सब। उसके बाद अगर बैक टू बैक रिप्लाई किया ना, तो वो हैप्पी होगा, लेकिन फिर कहेगा रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ। समझ में आया? तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन दिख जाएगा आपको, गॉसियन के फॉर्मेट में, रेले के फॉर्मेट में, और एक और क्या नाम है, बर्नौली के फॉर्मेट में, पॉइजन्स के फॉर्मेट में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बता रहा था मैं आज की क्लास में? तो मैं अब पीडीएफ पीडीएफ कहूंगा, ठीक है ना? पीडीएफ दैट मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, उसका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, छोटा है कैपिटल रैंडम वेरिएबल, और एक्स मतलब फिक्स वैल्यू। इसका सिग्निफिकेंस आने वाले टाइम पे आएगा। ये क्या है? दोनों में से जो यूज करना है यूज करो, बट अगर ऐसे लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब, एग्जाम आज तक क्लास में जितना भी हुआ है सब डिस्क्रीट ही हुआ है, ग्राफ कंटिन्यूस नहीं आया था हमारा। फाइन। हम्म, क्या मतलब है ये? समेशन। तो एरिया ऑफ पीडीएफ 1। ये क्या है? ये तो कंटिन्यूस डोमेन पे, एरिया ऑफ द पीडीएफ अगेन 1। फाइन। उसके बाद क्या समझाया था आपको? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, पीडीएफ इज डिफाइंड एज, पीडीएफ बोल रहा हूं मैं जाग रहा हूं आप सो रहे हो, पीडीएफ इज डिफाइंड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। कैन वी टेक डेरिवेटिव बोथ साइड? अरे नहीं करते थे बचपन में, मल्टीप्लाइंग बाई जीरो बोथ साइड। हाँ बोल रहे हैं। कैसे कर दोगे मल्टीप्लाइंग बाई जीरो बोथ साइड? ठीक है, हेलो बच्चों थोड़ी ना। देखो इधर पे। तो हम कह रहे हैं कैन वी टेक डेरिवेटिव बोथ साइड? ऑफ कोर्स, बिकॉज डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव रेशियो इज 1, दैट्स व्हाट जीरो बाय जीरो रेशियो इज नॉट 1, इसलिए वी कैन नॉट मल्टीप्लाई जीरो बोथ साइड, अदरवाइज आईटीजे का एडवांस सब क्रैक। ठीक है। अब अगर आप डेरिवेटिव यहां लेते हो तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना, आ गया ये खट गया पूरा। तो पीडीएफ इज डिफाइंड एज
फर्स्ट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो पीडीएफ इज डिफाइंड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। बाकी ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा था कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट से लेकर वेरिएबल तक। ठीक है। और ये तो इसको मैं क्या समझाऊं यार, ये तो बचपना वाला है, आगे देखो इसको। जब मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो लोअर लिमिट क्या है, से लेकर वेरिएबल तक, लोअर लिमिट से लेकर वेरिएबल तक, तो ग्राफिकल रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं। क्योंकि ये पीडीएफ है तो एरिया कितना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए, और बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल के लिए, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। एप्टीट्यूड पढ़ाना है ना, मेरे को टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, इसी वाले, तो वो मेंसुरेशन में आएगा। फिर आगे चलते इधर पे, क्या मतलब है, अच्छा ये नहीं, ये क्या है, ब्लू लाइन। जब आप वहां पे ऐसे हाथ रख के एरिया कवर कर रहे थे ना, तो आपका हाथ जितना एरिया कवर कर रहा था, वो कितना ग्राफिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, वो ये है। हो गया। अच्छा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यार मोनोटोनिकली मतलब है या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या तो आगे जाके कांस्टेंट हो जाए। जैसे अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल रहे हो तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए कभी भी। और ये तो सिंपल है ना। हम्म। अच्छा, एक ये वाला स्टार मार्क था, सीडीएफ का मैक्स वैल्यू कितना होगा। ठीक है। इसी में ना एक न्यूमेरिकल है, तो आप लोग मतलब नहीं कराने का, क्योंकि ये तो खो चुका है। तो ना बोल रहे चार ग्राफ में कौन सा वैलिड सीडीएफ है, तो सबके सब इंक्रीजिंग फंक्शन है, सबके सब डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। तो दो पैरामीटर चेक करना है कि ग्राफ बढ़ रहा हो, बीच में ना घटे, और एक्सट्रीम वैल्यू क्या आ जाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीडीएफ का इन्फिनिटी में वैल्यू बताओ, आगे जाओ, यहां तक जाओ, और जाओ और जाओ, कितना आ रहा है, वन के बाद से और नहीं बढ़ सकता। हो गया। और सर ऐसे ही हम मान लेंगे, नहीं, ये लो कवर करो एरिया। हो गया एरिया कवर पूरा, कितना कवर किया एरिया, वन। आगे कितना एरिया कवर कर रहे हो, तो और कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है। हाँ ये तो नॉर्मल है। ठीक है। बस एक पॉइंट लिख लो आप। किधर गया, छोटे मार्कर किधर चला गया, अच्छा इधर है। देखो, बस ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है ये बताओ, ये क्या है, इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, सीडीएफ पता हो तो पीडीएफ निकाल लेंगे, पीडीएफ पता हो तो सीडीएफ निकाल लेंगे। अभी आप इसके एप्लीकेशन पे मत जाओ, सही है इतना। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन मुझे कहना नहीं चाहिए, बट अहमदाबाद में जो फ्लाइट टेक ऑफ लैंड हुई ना, फिर वो सब लोग रील्स बना रहे हैं ना कि इतने में इतना होता था, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ही है। फाइन। जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग रैंडम वेरिएबल का, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि वो न्यूज रिपोर्टर जो स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं ना, डेटा, वो कहां से आया, वो भी मैथ्स है। कि बोलेंगे कि आज से 20 साल पहले इंडिया में किसी भी फ्लाइट में ये वाला हादसा नहीं हुआ। ठीक है। फिर बोलेंगे इसकी अनुमानित प्रोबेबिलिटी ये थी, तो वो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है। इमरजेंसी वार्ड गए जाओगे आप, फिर फील्ड पाओगे उसको, बेड शीट चार ही थे, नहीं अवेलेबल है, ये सब जितने भी स्टैटिस्टिक्स डेटा आते हैं ना, ये सब मैथ्स है। समझ में आ गया। चलो मंडे मिलते हैं फिर। क्लास ठीक था। दो सिर्फ टर्मिनोलॉजी को ही समझाया हूं मैं। क्या क्या, सीडीएफ और पीडीएफ, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी समझाई गई है। इन दोनों के बिना हम रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ सकते। सी यू ऑन मंडे।